मेरा नाम राबिया है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक छोटे से मोहल्ले से है। आज मैं आप लोगों को अपना जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी ख़ुद पर बीती हुई कहानी है। तकरीबन 3 साल हो गए हैं, हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। ग़ुर्बत भी नहीं, मुफ़लिसी की हालत थी। घर में खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं था। हम 2-2, 3-3 दिन रोटी पानी के साथ खाते थे। घर में मैं, अम्मा और मेरा भाई ही थे। घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे अब्बा की वफ़ात 2 साल पहले हो चुकी थी। तब तक वो हयात थे। तब तक तो मामलात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनकी वफ़ात के साथ ही हमारे मामलात अजीबो-गरीब होने लगे। मेरा भाई अकबर शॉप पे काम करता, उसे काम से निकाल दिया गया। मेरी माँ एक घर में साफ़ सफाई का काम करती थी, उन्हें वहाँ से नौकरी ख़त्म करके निकाल दिया गया। मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो कॉलेज में बेवजह ही मुझे वहाँ से भी बेदखल कर दिया गया। हम तीनों एकदम खाली हाथ रह गए थे। यूँ लग रहा था कि हम पे कोई असरात है या शायद किसी ने कोई जादू टूना करवा दिया है, जो हम कोई काम भी नहीं कर पा रहे। दिन रात अजीबो-गरीब परेशानी में रहते थे। घर का सामान भी हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा करके बेचना शुरू कर दिया। मेरी अम्मा पूरा दिन खाना खा के निकलती तो लोगों के घरों में काम ढूँढती, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे कोई भी अम्मा को काम नहीं दे रहा था। तकरीबन 1 महीना 2 इस सारी सूरत हाल में बीत गया। हम सब लोग यूं ही हो गए थे कि गोया जहनी मरीज बन गए हों। 1 महीने बाद मैं अम्मा की गोद में सर रख के फूट फूट के रोने लगी। मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मैं 28 साल की हो चुकी थी और मेरे लिए कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा था। ख़ानदान में 1-2 जगह जहाँ रिश्ते की बात चल रही थी, उन लोगों ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए थे। खैर, 1 महीने बाद अम्मा वापस आई तो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। पूरे दिन से घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अम्मा के आते ही मैं उनकी गोद में सर रख के रोने लगी। मुझे बहुत शदीद रोना आ रहा था। बार बार यही बात दिमाग में आ रही थी कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा हमें मिल रही है। बाकी लोग भी तो हैं, उनके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं होता। सबको रोटी कपड़ा मकान हर शय मिल रही है। अम्मा ने नरमी से मेरा माथा चूमा और कहा, परेशान क्यों होती हो? तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो और बहादुर बेटियां यूँ नहीं रोती। तू भी मत रो। लेकिन अम्मा के रोकने पे मैं हिचकियाँ ले लेके रोने लगी। वो मुझे तसल्लियाँ देती जा रही थी, लेकिन मैं नफ़ी में सर हिला रही थी। अम्मा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती ये सब कुछ कैसे होगा। मुझे बस इन सब हालात से निकलना है। इस बात पर अम्मा ने मेरा माथा नरमी से चूमा और कहा, परेशान नहीं हो, मैं देखती हूँ कुछ। मैंने फ़ौरन ही अम्मा का हाथ थाम लिया और कहा, वादा करो अम्मा, तुम सच में कुछ करोगी। अम्मा खामोश हो गई, लेकिन मैं मुसलसल उन्हें यही कह रही थी, वादा करो, कुछ न कुछ करोगी। बिलाखिर अम्मा ने थक हार के वादा कर ही लिया। उस रात जब बड़ी अच्छी नींद आई, लेकिन शायद मेरी माँ की नींदें हराम हो गई थी, क्योंकि एक दो मर्तबा मेरी आँख खुली तो मैंने अम्मा को जागते हुए पाया। मेरे पूछने पे मुझे जल्दी से बोली, बस वैसे ही नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। मैंने अम्मा को समझाया भी कि रातें काली करने से कुछ नहीं होगा, सो जाओ। जो परेशानियां हैं कल देखेंगे। मगर वो जागती रही। उन्होंने मेरी बात का कोई भी रद्द अमल नहीं दिया था। मुझे नींद आ रही थी तो मैं लेट के सो गई। अगले दिन उठी तो अम्मा मुझसे पहले ही घर से निकल चुकी थी। कई मर्तबा हो जाता था कि हमारे उठने से पहले ही वो काम की तलाश में निकल जाती। आज भी मुझे लगा कि शायद काम ही ढूंढने गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। 1 घंटे बाद ही अम्मा वापस लौट आई थी। मैं तो अभी तक घर की साफ सफाई भी नहीं कर पाई थी। अम्मा को देख के काफ़ी हैरान होते हुए कहा, क्या बात है, आज जल्दी आ गई हो? लगता है कोई काम मिल गया है। लेकिन उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, काम नहीं मिला, अलबत्ता हल मिल गया है। किस चीज़ का हल? मैंने हैरत से पूछा तो अम्मा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, बहुत जल्द पता चल जाएगा, अभी मत पूछो इसके मुतल्लिक मुझसे। लेकिन अम्मा, फिर भी बताओ ना क्या कह रही हो। चुप कर जा राबिया, अभी मुझे तंग ना कर। पहले ही कल तेरी बातों की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब मुझे हल मिल गया है तो खामोशी से एक मर्तबा देख क्या होता है और हम कितना कामयाब होते हैं। अगर इससे भी बात न बन पाई तो फिर कुछ और करेंगे। मैं चुप कर गई। मेरा कुछ पूछना वगैरह बनता ही नहीं था, क्योंकि वो मुझे साफ साफ मना कर चुकी थी। अच्छा, पूरा दिन अम्मा कमरे में बंद रही। मैं भी काम काज में मगन थी। मुझे भी कोई होश नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अगले दिन भी अम्मा काम पे नहीं गई। मैंने हैरत से पूछा, क्या बात है अम्मा, कोई काम मिल गया है क्या, जो तुम कल भी जल्दी आ गई और अब भी काम पे नहीं गई? लेकिन माँ ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, बताया ना, कोई काम नहीं मिला, फिर घर बैठ के कैसे गुजारा होगा?
या तो मैं काम पता करने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे भी काम करने की इजाज़त नहीं देती। नहीं दूंगी, जो होगा देखा जाएगा और परेशान नहीं हो। कल मुझे हल मिल गया है। मैंने चिढ़ के पूछा, अम्मा ऐसा कौन सा हल है जो घर बैठे बैठे हमें कारून का ख़जाना ला देगा? अम्मा ने दोबारा फिर मुझे सब्र करने का कहा। मैं चुप कर गई। अब यूं ही होता था। माँ काम पे बिल्कुल भी नहीं जाती थी, लेकिन मुसलसल कमरे में बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ती रहती। अगर बाहर भी निकलती तो तस्वीर पे कुछ ना कुछ पढ़ रही होती। कई मर्तबा मैंने पूछा था, अम्मा क्या पढ़ रही हो? लेकिन अम्मा का जवाब नदारद था। वो मुझे कुछ भी नहीं बताती थी। तकरीबन 1 हफ्ते तक तो यूं ही चलता रहा। मैंने भी थक हार के उन्हें पूछना बंद कर दिया। 1 हफ्ते बाद अम्मा घर से बाहर निकली और ठीक 1 घंटे बाद वैसे ही लौट आई, जैसे 1 हफ्ते पहले जाके लौटी थी। मुझे अम्मा की तमाम हरकत सकनात बड़ी मशकूक लग रही थी। मैंने अब फिर पूछा, लेकिन कोई अता पता नहीं था। मगर अजीब हुआ, जिस दिन अम्मा घर से बाहर गई थी उसी दिन मेरे भाई को उसी वर्कशॉप पे काम के लिए रख लिया गया जहाँ से निकाला गया था। मुझे भी मेरे कॉलेज से फ़ोन आ गया कि वापस आके ज्वाइन कर लो। ये किसी टीचर ने ऐसे ही नाराज़गी में तुम्हें निकाल दिया है। मेरी माँ को भी वहाँ पे काम मिल गया था जहाँ वो पहले करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मज़ीद 2 घरों का काम भी मिल गया था, और ये एक ही दिन के अंदर अंदर हुआ था। शाम को जब ये तमाम खुशखबरियाँ हमें सुनने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने हैरत से अम्मा को देखा तो वो भी मुस्कुरा रही थी। अम्मा, ये सब कैसे किया तुमने? मेरे जहन में तो सिर्फ एक यही सवाल था। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, तुम घुटलियाँ मत गिनो, आम खाओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आम खाने से मतलब होना चाहिए। 1 हफ्ता पहले मेरी गोद में सर रख के रो रही थी ना तुम, कि तुम्हें ये सब कुछ ख़त्म करना है। लो, अब हो गया है ख़त्म। मैं फ़ौरन से अम्मा के गले लगी और उनका शुक्रिया अदा करने लगी। खैर, हम लोगों की रूटीन दोबारा फिर वही हो चुकी थी जो पहले थी। लेकिन इस सब में एक बात बड़ी अजीब हुई थी। मेरे सर में हल्की हल्की दर्द रहना शुरू हो गई। पहले पहल तो मैंने कितने ही दिन इस दर्द को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया था, लेकिन जब मुसलसल ये दर्द होने लगा और काफ़ी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी मुझे बिल्कुल भी आराम न मिला, तो मैंने तब जाके अम्मा को बताया। उन्होंने हैरत से मुझे देखा और कहा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना ख्याल रखा करो और नंगे सर मत फिरा करो। अम्मा ने भी ये बात बड़े मामूली ली। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए दर्द को, और 2 हफ्तों बाद जो मैंने अम्मा की बात पे अमल किया, यानी बिल्कुल भी अपना सर नंगा नहीं रखती थी बल्कि हर वक्त उस पर दुपट्टा लेती थी, तो मेरे दर्द को भी काफ़ी अफाका हुआ था। मैं बड़ी खुश हो गई। हमने इतना किसी शय की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन उस दिन मैं अपने कमरे में गई तो अचानक से देखा मेरे पैर से खून निकल रहा था। मैंने हैरानी से बेड पे बैठ के देखा तो बहुत ही बारीक कांटा मेरे पैर में लगा हुआ था। इतना बारीक कि मुझे उसकी दर्द हो रही थी, ना ही कोई तकलीफ़, बल्कि एहसास तक नहीं हो रहा था। मैंने वो कांटा निकाल दिया, लेकिन खून का बहाव बहुत ज़्यादा था। पट्टी से मैंने खून रोकने की कोशिश की तो वो रुक भी गया। इस बात पे भी मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि किसी भी कांटे से खून निकल सकता है। खैर, जब रात को सोने के लिए लेटी तो अजीब सा हुआ। कुछ हमारे लाइट गई हुई थी। मैं चादर लेके लेटी तो कुछ देर बाद किसी ने आके मेरी चादर खींची। मुझे लगा कि शायद ये हरकत मेरे भाई की है, क्योंकि अक्सर औकात वो भी मजाक मजाक में यूं ही तंग करने के लिए मेरी चादर खींचता था। मैंने ऊंची से कहा, फरहान मत करो, तुम सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह कॉलेज भी जाना है। इस बात का असर हुआ और चादर नहीं खींची। तकरीबन आधे घंटे बाद दोबारा ये अमल हुआ तो मैंने चिढ़ के वो चादर अपने ऊपर से उतार के फरहान को देखा, लेकिन वो तो अपनी चारपाई पे लेटा हुआ सो रहा था। पहले तो मुझे लगा शायद वो ऐसे ही बन के लेटा हुआ है, लेकिन जब उठ के गौर से देखा तो वाकई में सो रहा था। अम्मा भी अपनी चारपाई पे गहरी नींद में सो रही थी। मैं खामोशी से वापस अपनी चारपाई पे आ बैठी और सोचने लगी, आया क्या वाकई में मेरे ऊपर से चादर खींची गई थी, या फिर ये मेरा वहम था? भला हमारे अलावा वहाँ पे कोई था भी तो नहीं? मैंने इस बात को अपना वहम समझ सर से झटक दिया। तीसरी मर्तबा जब दोबारा यही काम हुआ मेरे साथ तो मैं उठ के बैठ गई। मैं डर के इर्द गिर्द देखने लगी, मगर वहाँ पे न बंदा था न बंदे की ज़ात। कौन है? मैंने घबरा के पूछा, लेकिन वहाँ पे कोई होता तो मुझे मेरी बात का जवाब देता। कौन है यहाँ पे? कौन मुझे तंग कर रहा है? शायद मैं नींद में थी या क्या था, क्योंकि मुझे खुद पे हैरत हो रही थी कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर भी मैं ये बात क्यों पूछ रही थी?
اچانک سے مجھے یوں لگا کہ سامنے سے کوئی کالی شے اڑتی ہوئی میرے تک آئی اور مجھ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بری طرح چیخ مار کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فوراً ہی مجھے اپنے ارد گرد اماں اور فرحان کی آواز سنائی دی، جو مجھے جھنجھوڑ کے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے چند لمحوں بعد آنکھیں کھول کے ارد گرد دیکھا تو اماں اور فرحان دونوں ہی وہاں کھڑے تھے، جبکہ میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے سامنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے بھی کوئی شے مجھ پہ حملہ کرنے والی تھی۔ اماں نے حیرت سے مڑ کے دیکھا، پھر مجھے دیکھ کے بولی، ارے ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، میں اور فرحان دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ جاگ رہے تھے؟ کیا مطلب؟ ابھی دیکھا تھا میں نے، آپ دونوں ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ پہلے کسی نے میری چادر کھینچی، مجھے لگا شاید فرحان ہے۔ میں نے فرحان کو بلایا بھی، مگر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اٹھ کے میں نے دیکھا مگر وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ پھر اچانک سے کسی نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ میری بات پر فرحان ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بولا، ارے آپ ہی ڈر گئی ہو تم، ہم دونوں ہی جاگ رہے تھے، بلکہ آج تم جلدی سو گئی تھی۔ وہی تمہیں اماں حیران ہو رہے تھے کہ کیا ہوا یا آج تم اتنی جلدی کیوں سو گئی۔ میں جتنی حیران ہوتی کم تھا، کیونکہ ابھی جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میرا خواب یا وہم ہے۔ میں نے انہیں یقین دلانا چاہا تو اماں نے نرمی سے میرا ماتھا چوما اور کہا، ارے ایویں ہی پریشان ہوتی رہتی ہو، چلو لیٹو یہاں پہ، میں تم پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتی ہوں، پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ کبھی کبھار جب ہم لوگ بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں تو پھر عجیب و غریب خواب بھی آتے ہیں۔ ویسے بھی آج کل تم نے گالی جانا شروع کر دیا ہے، واپس تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، گھر آ کے بھی کون سا تم اپنی نیند پوری کرتی ہو۔ اماں آگے بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں لیٹی تو انہوں نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میرا سر دبانا شروع کر دیا، ساتھ ہی آیت الکرسی بھی پڑھ کے پھونکی، جس سے ایک دم مجھے یوں لگا کہ میرے اندر سے کچھ باہر نکل گیا ہو اور میں پرسکون ہو کے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ بہت جلد مجھے دوبارہ نیند بھی آ گئی۔ رات کو وقفے وقفے سے میری آنکھ کھلتی رہی، لیکن زیادہ تنگ نہیں ہوئی تھی۔ میں اگلی صبح اٹھی تو اماں اور بھائی دونوں ہی اٹھے ہوئے تھے اور مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ لیکن انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں نہیں کوئی بات نہیں۔ میں نے پھر پوچھا، مجھے بتائیں نا کیا بات ہے، آپ لوگ مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اماں نرمی سے بولی، رات کو تم نیند میں عجیب آدمیوں کی طرح آواز سی نکال رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا اور پوچھا، آدمیوں کی طرح؟ نہیں نہیں اماں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ان کی بات کی نفی کی، لیکن وہ بھی پر یقین لہجے میں بولی، ارے میں بتا رہی ہوں نا، رات کو تم مردوں کی آواز میں بات کر رہی تھی۔ میں نے پھر پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، چلے بتائیں میں کیا بول رہی تھی۔ انہوں نے کندھے اچکا دیا اور کہا، اب یہ سب تو مجھے یاد نہیں، ویسے بھی رات کو اگر کوئی سوتے ہوئے بات کرے تو صبح تک اس کی بات یاد کہاں رہتی ہے، بھول جاتی ہے۔ لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ مجھے بہت حیرانی ہوئی، تمہیں اتنے عجیب لہجے میں بات کرتے ہوئے میں نے اس بات پہ اتنا دھیان نہیں دیا اور کہا، شاید رات کو بری طرح سے ڈر گئی تھی تو شاید وہی کوئی اثر ہوگا۔ اماں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم لوگ اپنے کام کاج میں مگن ہو گئے۔ بے شک ہماری نوکریاں لگ گئی تھیں، لیکن گھر میں کھانا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آج تھوڑا بہت جو بھائی ورک شاپ سے لے آتا تھا تو شام کو ہی ہمارے گھر میں ہنڈیاں بن جاتی تھی۔ اماں گئیں تو مہینے بعد یہ تنخواہ ملنی تھی، تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ آج کیا بنانا ہے۔ اماں نے مجھے دیکھا اور کہا، ابھی پکاؤ گی جا کے؟ گھر میں کچھ ہو تو پکاؤ گی، شام کو جب فرحان دہاڑی لے کے آئے گا تو اس سے ہی کچھ پکے گا نا۔ میں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور کہا، میں بھول ہی گئی ہوں یہ بات، عجیب ہی دماغ معاف ہو رہا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ خیر ہم کیوں ہی بات کر رہے تھے، لیکن مجھے کافی بھوک لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب کھانا تو شام کو ہی کھاؤں گی، کم سے کم روٹی بنا کے پانی کے ساتھ ہی کھا لوں۔ یہ سوچ کے میں اندر آئی اور میں نے روٹی بنانے کے لیے آٹے والا ٹرنک کھولا تو دیکھا اندر ایک چاولوں کا شاپر بھی پڑا تھا۔ صرف اکیلے چاول نہیں بلکہ چاول بنانے والا پورا سامان بھی اس میں موجود تھا۔ یہ دیکھ کے میں بڑی حیران ہوئی، فوراً سے واپس اماں کے پاس آئی اور کہا، اماں یہ چاول کون لایا؟ اگر آ ہی گئے تھے تو مجھے بتا دیتی، ورنہ میں کتنی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اماں مجھ سے زیادہ حیران لگ رہی تھی۔ ارے یہ میں نے تو دیکھے ہی نہیں کون لایا ہے، کیا تمہارا بھائی تو نہیں لایا؟ میں نے کہا، دیکھا جائے گا جو بھی لایا ہے، فرحان کو آتے ہوئے شام ہو جائے گی، اب وہی لایا ہوگا، ہمیں کیا پتہ، میں چاول بنانے لگی ہوں۔ اماں نے مجھے منع کرنا چاہا کہ رک جاؤ، ایک مرتبہ فرحان کو پوچھ لے، ورنہ کبھی ہمارے گھروں میں یوں سودا مکمل لوازمات کے ساتھ تو نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پھر اماں کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں کھانے لگی ہوں، آپ نے کھانے کو تو کھا لیجیے گا ورنہ دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کے میں چاول بنانے بیٹھ گئی۔
अम्मा ने मुझे एक दो मर्तबा दोबारा फिर मना किया, लेकिन मुझे चावलों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चावल पकाते पकाते मेरी भूख मज़ीद बढ़ गई, और वो चावल भी बहुत अच्छे थे। सामान में हर शय बहुत आला मयार की थी, इतनी आला मयार की कि चावल बनाते हुए खुशबुएं दूर दूर तक जा रही थीं। चावल बनाने के बाद हम लोगों ने पेट भर के खाए। अब की बार अम्मा ने भी कोई इसरार नहीं किया था। यूं ही बाकी का दिन भी गुजर गया। हम अपने कमरे में थे और मैं अपने कामों में मगन थी। अम्मा एकदम से बाहर आई और बोली, घर में कोई आया है क्या? मैं अपने कमरे में साफ सफाई वगैरह कर रही थी। मैंने अम्मा को देखा, वो काफ़ी परेशान लग रही थी और कमरे का दरवाज़ा पे खड़ी मुझे पूछ रही थी। मैंने हैरत से पूछा, क्या बात कर रही हैं आप? मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या हमारे घर में कोई आया था? मैंने नफ़ी में सर हिला के कहा, आप जानती हैं ना हमारे घर में कोई भी नहीं आता, बल्कि अगर हम किसी को बुलाएं तो वो भी हमारे घर नहीं आता। मोहल्लेदार तो वो हैं जो हमें उधार तक नहीं देते, फिर उन्होंने हमारे घर क्या आना। लेकिन अम्मा काफ़ी परेशान लग रही थी। क्या हुआ है, खुल के बताएं। राबिया, मुझे लगता है हमारे घर में कोई मर्द आया है। अभी तुम बाकी कमरों में आके मेरे साथ देखो। मैं चुप कर गई। मैंने कोई भी जवाब न दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर एक मर्तबा अम्मा के दिल में शक बैठ गया तो ये मुश्किल से ही निकलेगा। हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन वहाँ पे न बंदा था न बंदे की ज़ात। मैंने फिर कहा, देखें अम्मा, आपको कोई न कोई वहम हुआ होगा। हमारे घर में कोई भी नहीं आया। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं जानती हूँ कोई आया है। इधर दरवाजे के पास खड़ी थी कमरे में, तभी कोई काले लिबास में भागता हुआ उधर तुम्हारे कमरे की जानिब आया था। तो अब आप भी तो मेरे कमरे के अंदर आ गई हैं। खुद ही देख लें, अगर आपको लगता है कि मैं शायद किसी को छुपा रही हूँ। अम्मा ने फ़ौरन से अपनी बात की नफ़ी की और कहा, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं, बस अपना जो भी वहम है तुम्हें बता रही हूँ। शायद मेरा ही कोई ना कोई ख्याल होगा। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, और ना अगर कोई होता तो आपके सामने ही दिखाई देता। हम दोनों खड़ी अभी यही बात कर रही थी, तभी अचानक से कोई हवा की तरह तेज़ रफ्तार में वहाँ से भागा था। अब की बार मैं और अम्मा दोनों चौंक कर दरवाजे की जानिब देखने लगी। क्या तुमने देखा अभी? राबिया, मुझे भी यही महसूस हुआ है। बताओ, तुमने क्या देखा? यहाँ पे काले लिबास वाला कोई शख्स भाग के गया है। मैं खुद हैरान और डरी हुई थी। हाँ अम्मा, मैंने भी देखा। हम दोनों ने हमारे खौफ के एक दूसरे को देखा, और जहाँ वो काले लिबास वाला इंसान या जो भी शय थी गया, वहाँ जाके देखा, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। अम्मा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उन्होंने ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर इर्द गिर्द चारों तरफ फूंक मार के बोली, जब भी तुम्हें डर लगे तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, इससे डर नहीं लगेगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन अब फिर अकेले बैठने का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। कुछ नहीं होता, डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी शय का यहाँ से गुज़र हो रहा हो और अचानक से हमारी निगाह पड़ गई हो। हमें इन बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी, लेकिन मेरा दिल मुसलसल उनकी बात की नफ़ी कर रहा था। मुझे लग रहा था कि वो शायद हमारे घर में ही मौजूद है। वो यहाँ से महज जा नहीं रही थी, लेकिन अब इस बात का कोई सबूत भी तो मेरे पास नहीं था। सो मैं अम्मा की बात पे अमल करके खामोश हो गई। इसके बाद शाम में फ़रहान वापस आया तो काफ़ी थका हारा था। नरमी से बोला, अम्मा माफ़ कर दें, आज वर्कशॉप पे काम ही नहीं आया तो मालिक ने पैसे नहीं दिए। हम लोगों ने उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, कोई बात नहीं, चावल बने पड़े हैं, खाओ के ला दूँ क्या तुम्हें? वो बड़ा खुश हुआ और बोला, लो यार, किसी और शय की फरमाइश करता तो शायद वो भी बन जाती। मैंने मुस्कुरा के कहा, ज़्यादा बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें नहीं पता कि आज चावल बन रहे हैं? वो नफ़ी में सर हिला के बोला, नहीं तो मुझे कहाँ पता था। मैंने अम्मा को देखा और कहा, अम्मा देख लिया, अब ये जानबूझ के झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है यही झूठ बोलने की वजह से हमारे घर में जितनी भी बरकत थी ख़त्म हो गई। अम्मा मुस्कुरा के हमारी नोक झोंक देख रही थी। अरे क्यों तंग करती हो भाई को? थका आ रहा है, जाओ जाकर ला दो। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं अम्मा, पहले इसने कहें कि ये अपना झूठ माने। फरहान हैरत से मुझे देख के बोला, आप ही कौन से झूठ की बात कर रही हो? खुदा का नाम है, मुझे बख्श दो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुम्हारे साथ। मैंने कमर पे हाथ रख के कहा, अच्छा जी, फिर मुझे ये बताओ, ये चावल कहाँ से आए? अगर तुम्हें पता ही नहीं कि आज घर में चावल बने हैं। वो मुझसे ज़्यादा हैरान लग रहा था। मेरे ही लहजे में बोला, अब मुझे क्या पता कहाँ से आए। अम्मा, क्या हो गया है? आप ही को अजीबो गरीब बातें कर रही है। चौंक गई और पूछा, क्या तुम चावल लेके नहीं आए? दो नफ़ी में सर हिला के बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्यों लाने हैं चावल? बल्कि मेरे पास तो न कल पैसे थे न आज।
कल जो थे उनकी मैं सब्ज़ी ले आया घर में, और आज तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। अब की बार मैंने और अम्मा ने चौंक के एक दूसरे को देखा। फरहान, क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? मैंने हैरत से पूछा तो वो हाँ में सर हिला के बोला, अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। मैंने क्यों आप लोगों को बताए बगैर कोई शय घर में लानी है? शायद अम्मा ले आई होंगी। अम्मा ने भी नफ़ी में सर हिलाया। मैं उसे अपने साथ अंदर ले गई। चावल जो बने पड़े थे वो अलग थे, लेकिन जो मसाला जात वगैरह बचे थे वो मैंने उसे दिखाया और कहा, ये देखो, ये पूरा शॉपर उधर आटे वाली मट्टी के अंदर था। मुझे लगा कि तुम रख गए हो, लेकिन वो अब भी बार बार मेरी बात की नफ़ी करता हुआ कह रहा था, आपी मुझे नहीं पता। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे तुम पर एतबार नहीं किया जा सकता। मैंने जहाँ तुम पर यकीन किया तुम फ़ौरन कहोगे बुद्धू बनाया, बड़ा मज़ा आया। वो अम्मा की कसम खा के बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। अब की बार हम तीनों ही परेशान हो गए, क्योंकि हमारे घर में ना कोई आता था ना जाता था। फिर रातों रात वहाँ पे चावलों का वारिद होना, वो भी पूरे लवाजमात के साथ, ये बड़ी हैरान कुन बात थी जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। अम्मा, मैं डर के मारे अपनी माँ को देखा तो वो भी काफ़ी घबराई हुई थी। धीरे से बोली, कोई बात नहीं, जो हुआ है भूल जाओ, इन बातों पे ध्यान नहीं देते। अगर हम ध्यान दे भी लेते हैं तो आखिर हमें क्या ही मिल जाना था। मैं और मेरा भाई चुप करके बैठ गए। अम्मा कमरे में कोई काम करने के लिए गई तो फरहान फ़ौरन से मेरे पास आया और बोला, आपी क्या चल रहा है घर में? क्या चल रहा है मतलब? तुम्हारे सामने ही है। वो नफ़ी में सर हिला के बोला, नहीं नहीं, अभी तुम और अम्मा किसी काली शय की भी बात कर रही थी। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था फरहान को इस मुतल्लिक कुछ भी बताने का, क्योंकि मुझे पता था वो छोटा बच्चा है और अगर मैंने कोई भी बात बताई तो वो बुरी तरह से डर जाएगा। लेकिन उसका तजस्सुस अपने अरूज पे था। मैंने कंधे उचका के कहा, वैसे ही हमें वहम हुआ था कि हमारे घर में कुछ है। तो वो जल्दी से बोला, आपी मैं एक बात बताऊं? बताओ। मेरे कहने पे वो फटाफट बोला, मुझे भी लगता है कि हमारे घर में कुछ है। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने उस बच्चे पे ये सब कुछ जाहिर नहीं होने दिया और कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम हो रहा है। अम्मा की तरह वो अपनी बात पे ज़ोर दे के बोला, अरे नहीं, वाकई में कुछ है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे यकीन नहीं दिलाओ। वो बताओ जो कुछ तुमने देखा। वो चुप कर गया और मुझे अजीबोगरीब निगाहों से देखने लगा। मैंने फिर पूछा, अब क्या हुआ? अब चुप कर गए हो? मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो और बिला वजह मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। जाओ उठ के चावल खा लो, जहाँ से भी आए हैं, तुम तो पेट भरो अपना। वो मुझे मुसलसल देखता जा रहा था। अब तो मुझे भी उससे खौफ आने लगा था। मैंने दोबारा फिर उसका बाजू हिला के कहा, क्या बात है फरहान, यूँ क्यों देख रहे हो? वो धीरे से मेरे करीब आया और बोला, आपी मैंने भी एक काली शय को देखा है, उसका कद काफ़ी ऊंचा लंबा है। कहाँ देखा है? वो चुप कर गया। मैंने फिर पूछा, फरहान बताओ ना, कहाँ पे देखा है तुमने? या तो बात मुकम्मल कर दो और नहीं बतानी तो कम से कम मेरे सामने ज़िक्र भी मत किया करो। तजस्सुस होने लगता है और तुम आधी बात करके भाग जाते हो। वो धीरे से बोला, आपी मैंने वो काली शय तुम्हारे पीछे देखी है। इस बात पर मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। फरहान, क्या कह रहे हो तुम? खामखा मुझे डराने की कोशिश मत करो। देखो, मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं। अगर अब तुमने डराया तो मैं अम्मा को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। आपी मैं सच कह रहा हूँ। फिलहाल तो तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं, लेकिन एक तो मर्तबा मुझे शक हुआ था जैसे तुम्हारे पीछे कुछ है। 4-5 दिनों की बात है, मैंने जब दोबारा गौर से देखा, लेकिन तब तक वहाँ कुछ भी नहीं था। एक मर्तबा तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब 2-3 दफ़ा मैंने देखा तो फिर मैंने इस बात को छोड़ दिया और किसी को भी नहीं बताया कि इसमें परेशान करने की कोई वजह ही नहीं थी। अगर तो कोई शय हो और वाकई में दिखाई दे रही हो, फिर तो हम परेशान होते भी अच्छे लगते हैं। वो बोल रहा था जबकि मेरी सीटी ही गुम हो चुकी थी। फरहान, मैं डर के उसका नाम लेके ही बस खामोश हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूं और क्या बात ना करूं। वो नरमी से आगे बढ़ा और मुझे अपने गले से लगाते बोला, आप ही परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम दोनों भी बात कर रहे थे जब अम्मा चीखती हुई कमरे से बाहर आई। क्या हुआ है अम्मा? हम दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा डर चुके थे। हमने डरते हुए पूछा तो वो घबरा के बोली, कमरे में कुछ है। हम दोनों ही काफ़ी हैरान थे कि क्या हुआ भी तो ये बिल्कुल ठीक ठाक कमरे में गई है, फिर कमरे में क्या हो गया? हम कमरे में जाने लगे तो अम्मा ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम लोग वहाँ पे नहीं जाओगे, जबकि मेरा इसरार था, एक मर्तबा हम देखें तो सही, कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। मगर अम्मा ने मना कर दिया और कहा, बिल्कुल भी नहीं जाओगे कमरे में, वो कमरा महफूज नहीं।
मगर हुआ क्या? क्या देखा क्या था वहाँ पर? मैंने चिढ़ के पूछा, क्योंकि मुझे उलझन हो रही थी। ना तो अम्मा हमें कमरे में जाने दे रही थी, ना ही ये देखने दे रही थी कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं। मेरी बात पे वो डरते हुए बोली, वही काली शय जो हम लोगों ने बाहर सहन में देखी थी। ये बात सुन मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मुझे भी खौफ महसूस होने लगा। जो कदम मेरे अंदर की जानिब बढ़ रहे थे, जहाँ से वहीं के वहीं पे रुक गए और मैं एक कदम भी मज़ीद आगे न बढ़ पाई। फरहान हम दोनों के मना करने के बावजूद भी कमरे में गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसे फ़ौरन खींच के पीछे कर लूं, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था। कमरे में चला गया, लेकिन कुछ देर तक जब ना कोई शोर आया, ना ही वो खुद बाहर आया, तो हम दोनों भी उसके पीछे पीछे कमरे में आए। लेकिन कमरे में आते ही हमने अजीबोगरीब मंजर देखा। फरहान नीचे ज़मीन पे बेहोश पड़ा था। जल्दी से हमने फरहान को उठाया। अब कमरे में कोई भी नहीं था। उठा के हम लोग बाहर सहन में ले आए। अम्मा ने मुझे नुक्कड़ के डॉक्टर को बुलाने का कहा, तो मैं दीवाना वार भागती हुई डॉक्टर के पास गई जो मरीज़ों को देख रहा था। मैं अपने भाई का बताया तो डॉक्टर ने हाथ के इशारे से मुझे जाने का बोला, क्योंकि वो भी जानता था हम लोग बहुत गरीब हैं, उसकी फ़ीस तक नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, तुम्हें खुदा का वास्ता है मेरे भाई को देख लो, कहीं वो मर ना जाए। लेकिन डॉक्टर भी अपनी बात पे अटका हुआ था। करीब ही एक डिस्पेंसर खड़ा था। मुझे देख उसने इशारा किया कि बाहर चलो। मुझे लगा शायद वो यहाँ से मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने डॉक्टर के आगे दोबारा मिन्नतें तरले शुरू कर दिए कि एक मर्तबा आकर मेरे भाई को देख लो, वो बेहोश है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तो डॉक्टर बहुत ऊंची से चिल्ला के बोला, सफ्तर, तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे मरीजों को अंदर मत आने दिया करो जिनके पास मुझे देने की फ़ीस नहीं होती। फ़ी सबिलिल्लाह काम नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ऊंचा बोलने पे मैं एकदम खौफ का शिकार हो गई और बाहर निकल आई। मेरा रुख अपने घर की जानिब था, जहाँ जाके मैं अपनी माँ को बताती कि डॉक्टर ने आने से मना कर दिया है। वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास पैसे नहीं और हम उसकी फ़ीस अदा नहीं कर सकते। अभी मैं क्लिनिक से थोड़ा ही दूर गई थी जब मुझे उस डिस्पेंसर की आवाज़ सुनाई दी। रुको बहन। आपने मुड़ के उसे देखा। मुझे समझ नहीं आया कि उसके बुलाने की वजह क्या है। तभी वो नरमी से बोला, चलो आओ, मैं देख लेता हूँ तुम्हारे भाई को। फरहान मेरा भी अच्छा दोस्त है। क्या सच में? हाँ, मैं सर हिला के बोला। हाँ हाँ, बस डॉक्टर को मत बताना कि उसके मना करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गया था। मैं बड़ी खुश हुई और हम दोनों ही घर आ गए। सामने फरहान अभी तक बेहोश पड़ा था। उसने आके नब्ज़ वगैरह देखी तो हमें मुतमईन करते हुए बोला, फरहान बिल्कुल ठीक है, बस बेहोश हुआ है, शायद कोई शॉक लगा है या झटका हो सकता है, कोई बिजली वगैरह भी लगी हो, अब तो ये होश में आ जाएगा। तभी पता चला कि आप लोगों को अंदाज़ा है क्या हुआ है इसके साथ। मैंने बोलना चाहा तो अम्मा ने मुझे नफ़ी में सर हिला के मना कर दिया और कहा, नहीं बेटे, बहुत शुक्रिया, पता नहीं, हम लोग कमरे में गए तो ये गिरा पड़ा था। यूं ही मैं खुशी की हालत में हम इसे उठा के बाहर ले आए। कोई दवाई वगैरह देनी है तो वो हमें बता दो। उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं आंटी, कोई दवाई वगैरह नहीं दीजिएगा, बस सही है, उठे तो गर्म दूध करके पिला दीजिएगा। ये कह के वो जाने लगा तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। इस पर लड़के ने मुझे मुस्कुरा के देखा ही था कि उसे अजीबोगरीब झटका लगा और वो खड़ा खड़ा नीचे गिर गया। अम्मा भी इधर सहन में ही खड़ी थी। भाग के सफ्तर डिस्पेंसर के पास आई, लेकिन वो ज़मीन पे पड़ा अजीबोगरीब तरह से उछल रहा था, जैसे कोई उसे मुसलसल मार रहा हो। मैंने आगे बढ़ना चाहा तो एकदम मुझे यूँ लगा कि कोई अनजानी ताकत है जो मुझे उस लड़के के पास जाने से मना कर रही है। मैंने फिर भी अपनी पूरी कोशिश करके उसे बचाने की कोशिश की तो एक ज़ोरदार धक्का लगा था मुझे और मैं संभल नहीं पाई। सीधा जाके पिछली दीवार के साथ मेरा सर लगा और सर से बुरी तरह से खून भी निकलने लगा। अम्मा भाग के मेरे पास आई, लेकिन खून निकलने के बावजूद भी मैं बेहोश नहीं हुई थी। अम्मा काफ़ी परेशान हो चुकी थी। कभी वो मेरी तरफ आती है तो कभी उस डिस्पेंसर सफ्तर की जानिब। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक वक्त में वो किससे जाके संभाला दे। बिलाखिर अम्मा मेरे पास आई और मुझे आगे बढ़ के उन्होंने चारपाई पे लेटा दिया, जबकि डिस्पेंसर की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो अभी भी उछली जा रहा था, गोया कोई उसके पेट में पूरी तरह से ठोकरें मार रहा हो। मैंने चिल्ला के कहा, कौन हो तुम? क्यों हमें तंग कर रहे हो? हमें छोड़ दो। मेरे कहते ही एकदम से सफ्तर बेहोश हो गया और उसके बावजूद में जितनी भी उछल कूद मची थी वो एकदम से ख़त्म हो गई। उसके बेहोश होते ही अम्मा और मैं काफ़ी परेशान हो गई कि अब हमें क्या करना है। अगर हम यूं ही बेहोशी की हालत में उसे घर से बाहर निकालते हैं तो फिर तो लोगों को हम पे शक हो जाएगा कि कोई हमें गलत न समझे कि हमने कहीं उसके साथ कुछ कर दिया। अजीब ही परेशानी आन पड़ी थी।
मेरे सर से भी खून निकल रहा था, लेकिन ये था, ना दर्द हो रही थी ना मैं बेहोश हो रही थी। मैंने अपना दुपट्टा फाड़ अपने सर पे बांध लिया। अब हम दोनों ही दफ्तर के सरहाने बैठे सोच रही थी हमें आगे क्या करना है। अचानक से तेज़ हवा का झोंका आया। अभी हम लोग संभल भी नहीं पाए थे। इतनी हवा में ही घर का दरवाज़ा खुला और दफ्तर हवा में उड़ता हुआ बाहर चला गया। ये सब कुछ लम्हों का खेल था। एक लम्हे बाद हमने देखा तो जहाँ पहले दफ्तर लेटा हुआ था वो जगह बिल्कुल खाली थी, यानी हमारी परेशानी हल हो चुकी थी। और ये एक लम्हे का जो झोंका था इतना शदीद था, यूँ लग रहा था कि तूफान आ गया हो। हमने गली में बाहर निकल के देखा, लेकिन वहाँ पे भी दूर दूर तक हमें कहीं भी दफ्तर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं और अम्मा बहुत डर गई। हम लोगों ने घर की कुंडी लगाई और वापस से फरहान के पास आके बैठ गए। मैं तो अम्मा के साथ चिपक के बैठी रही और रोती रही। अम्मा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो भी काफ़ी परेशान थी। उन्हें क्या इल्म था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अच्छा चुप करो, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहीं पे बैठेंगे। हम तीनों अब बिल्कुल इकट्ठे रहेंगे, कोई भी अलग नहीं होगा। तो मुझे ये बता रही थी, तभी फरहान की आंख खुल गई और वो डर के अम्मा की गोद में छुपते हुए बोला, अम्मा कमरे में कुछ है। मैंने देखा था वहाँ पे वो शख्स काला जोड़ा पहन के खड़ा था। मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था और बोल रहा था, अपनी बहन को मुझे दे दो। ना जाने फरहान के अनाप शनाप बोल रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, जबकि अम्मा की आंखें हैरत से मुकम्मल तौर पे खुल चुकी थीं। अच्छा चुप कर जाओ, दोबारा ये बात मत बोलना। ये बोल के उन्होंने फरहान को खामोश करवा दिया। मैंने फरहान को दोबारा पूछा, क्या हुआ है, मुझे खुल के बताओ। लेकिन अम्मा ने मना कर दिया कि एक मर्तबा जब मैं मना कर चुकी हूँ तो तुम्हें इन बातों का नहीं पूछना चाहिए। हम तीनों ही बिल्कुल चुप करके एक दूसरे के साथ और भाई पे बैठे थे। मैं बैठे बैठे यूं ही रात हो गई। किसी को भी अंदर कमरे के जाने का हौसला नहीं हो रहा था, हालांकि भूख भी लगी थी। फरहान की भी भूख से बुरी हालत थी। हमने तो फिर भी चावल खा रखे थे, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं खाया था। मुझे भूख लगी है। वो एकदम से रोने लगा तो अम्मा ने कहा, जाओ चावल ला के दो भाई को। लेकिन मैंने जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। फरहान भी रोता जा रहा था। मैंने उन दोनों को कहा कि मेरे साथ आओ, मगर दोनों ही उठने से इनकारी थे। बिलाखिर तो कुछ याद था। दिल ही दिल में पढ़ते हुए मैं चावल लेने के लिए अंदर गई तो सब कुछ ठीक था। मैंने अभी चावल प्लेट में डाले ही थे कि मुझे हल्की सी अपने कानों के करीब सरगोशी सुनाई दी। सरगोशी बहुत हल्की थी, बहुत ध्यान लगा के फिर ही बात को समझ पा रही थी, जिसमें कोई आदमी मुझे नरमी से कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ और तुम्हारा साथ हमेशा हमेशा के लिए चाहता हूँ। बेहतर है कि तुम भी मुझे कबूल कर लो। अगर तुमने मुझे कबूल ना किया तो मैं सबको तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। मैंने घबरा के देखा, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मैंने उठ के बाहर भागना चाहा, लेकिन मेरे कदम चलने से इनकारी हो रहे थे। ये देखकर मैं और डर गई। मैंने ऊंची ऊंची अम्मा को बुलाना चाहा, लेकिन मेरे हलक से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। दोबारा वही आवाज़ मेरे कानों में गूंजी कि मुझसे दूर क्यों हो जाती हो, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं बहुत नरमी से, बड़ी नज़ाकत से तुम्हें अपने साथ सारी उम्र के लिए रखना चाहता हूँ। उन इंसानों में जाके तुम क्या करोगी? ये इंसान तो होते ही दगाबाज हैं। देख नहीं लिया अंजाम तुमने? एक डॉक्टर को बुलाने गई थी, लेकिन तुम्हारे भाई का इलाज करने के लिए वो तुम्हारे पास नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे। सोच लो, मैं तुम्हें फिर भी मौका दे रहा हूँ। एक मर्तबा तो नरमी से अपने पास बुला रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मान जाती हो तो फिर मैं देखना तुम्हें दौलत में तोल दूंगा। ये घर घर नहीं, तुम्हारा महल बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी चाहत से मेरे पास ना आई या तुमने मुझे कबूल ना किया तो फिर मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करने लगा हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। सोच लो अच्छी तरह। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ। ये बात सुनते ही उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने आओ देखा न ताओ, फ़ौरन से बाहर को दौड़ी। मेरे जिस्म तो पहले ही काम नहीं कर रहा था, एकदम से काम करने लगा। बाहर आते ही मेरी आवाज़ धीरे धीरे कांप रही थी। मैंने चावलों वाली प्लेट अपने भाई के आगे रखी और अम्मा के सामने हाथ जोड़ बोली, अम्मा मुझे यहाँ पे नहीं रहना, चलो यहाँ से। वो काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि अभी कमरे में जाते हुए तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही बाहर आई तो मेरी सीटी ही गुम हो चुकी थी। 1 मिनट सब्र कर, ये ले पानी भी। ये कह के अम्मा ने पानी वाली बोतल मेरे आगे की। मैंने एक ही घूंट में सारी बोतल का पानी पी लिया। फिर अम्मा ने नरमी से पूछा, मुझे अब बताओ क्या बात है, क्यों इतना डरी हुई लग रही हो, क्यों घबराई हुई हो?
میں نے دھیرے دھیرے کر کے اماں کو پوری بات بتا دی، جسے سننے کے بعد اماں کافی پریشان ہو گئی اور بولی، اچھا ٹھیک ہے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی اثر ہو گیا ہوگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس بات کا اثر؟ اماں پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اماں نے نرمی سے میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹی یہ میری ہی غلطی ہے جن کا بھگتان ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اماں جو بھی بات ہے کھل کے بتاؤ، میں نے چڑ کے کہا تو اماں دوبارہ پھر نرمی سے بولی، میری بیٹی مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب تم میری گود میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ مجھے اپنا بڑا ہی بے بس لگ رہا تھا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، یہی سوچ سوچ کے کہ ایک ماں کے ہونے کے باوجود میں نے اپنے بچوں کو اتنی بھوک میں اور فاقوں میں کیسے دیکھنا برداشت کر سکتی ہوں۔ میرا دل چاہا میں خود کو ختم کر لوں، لیکن خود کو ختم کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں کام کی تلاش میں جلدی ہی نکل گئی۔ ابھی کام کے لیے جا رہی تھی تو شاید اللہ نے میرے لیے یہ پہلے ہی راہ بنا دی تھی۔ وہاں پہ ایک بابا بیٹھا تھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس آدمی کو کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ پہلے تو وہ چپ چاپ مجھے دیکھتا رہا، پھر مجھے ایک وظیفہ بتایا اور کہا، اسے اچھی طرح پڑھو، لیکن پڑھنے سے پہلے اپنے گھر کا حسار کر لینا۔ اس نے یہی کہا کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے کسی نے تم پہ کوئی بندش کی ہوئی ہے، لیکن یہ جو وظیفہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس سے یہ بندش ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، اگر تم نے حسار کیے بغیر یہ وظیفہ شروع کر دیا تو پھر تمہارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ میں نے اس وقت تو نہیں پوچھا کہ کون سی مشکلات اور کون سی نہیں، ذرا آنکھیں میں نے وہ مسلسل پڑھنا شروع کر دیا۔ حسار تو میں نے کر لیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ حسار مجھے ہر روز کرنا ہے۔ اگر ایک بھی دن نہ کیا تو کوئی بھی شیطانی طاقتیں ہم پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ پہلے دن کر کے مجھے لگا کہ شاید ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، تو میں نے یہی کیا، اور مجھے لگتا ہے تبھی اس وظیفے کی وجہ سے وہ جن تم پہ عاشق ہو گیا ہے۔ یہ بات کہہ کے اماں ایک دم سے چپ کر گئی اور مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اماں سے کہا، اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، دیکھو اللہ کو جو بھی منظور ہو، چلو ابھی تم لوگ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور ہم لوگ گھر سے باہر آ گئے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں نہیں۔ کافی دیر یوں ہی پھرنے کے بعد اماں ایک دم سے مایوس ہو کے بولی، ساتھ کو میں نے یہی اسی علاقے میں پھرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ نہیں مل رہا، شاید کل یہاں پہ مل جائے۔ یہ سوچ کے ہم جانے لگے، تبھی پیچھے سے ایک بٹا اماں کے سر پہ لگا۔ وہ روڑا کافی چھوٹا تھا تو چوٹ نہیں لگی۔ انہیں ہم نے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ وہی بابا کھڑا تھا۔ تیش میں آ کے بولا، بڑھیا، میں نے روکا تھا نا کہ حسار کے بغیر مت پڑھنا، لیکن تم نے پڑھا۔ اماں نے اس آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، بابا جی مجھے بتائیں اس کا توڑ کیا ہے؟ پھر اس آدمی نے اماں کو ایک اور وظیفہ بتایا۔ ہم سب نے مل کے وہ وظیفہ پڑھا تو 1 مہینے کے اندر اندر ہمارے گھر میں جتنے بھی اثرات وغیرہ تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک پڑوسی کی مدد سے ہم نے وہ جگہ بھی بیچ دی، اور آج ہم الحمدللہ بہت ہی اچھی جگہ اور مقام پہ ہیں، اور ہم تینوں ہی کما رہے ہیں۔